हेलो गैस। तो आज मैं क्लास 9th में सेंट जॉन्स वाली पूरी पाइथन का वन शॉट देने वाला हूँ कम से कम टाइम में। ये है सारे टॉपिक्स और उनके टाइम स्टैम्प्स। तो अगर कोई एक दो टॉपिक ही पढ़ने हैं तो स्किप करके देख लो। अब अपन पता करते हैं कि पाइथन होता क्या है। देखो, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अरे यार है। अब भाई, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो जिस लैंग्वेज को हम लोग इंग्लिश शब्दों के साथ कोडिंग करते हैं उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि प्रिंट प्रिंट इंग्लिश का शब्द है, इनपुट भी है, एंड और इफ एल्स वगैरह वगैरह। अब देखो, कंप्यूटर्स यूजुअली ऐसे बात करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे ऐसे जीरोज और वन स्पैम करके तो बात नहीं कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती हैं। और पाइथन हम लोग एक आईडीएलई के अंदर ही लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इस पे एक आधी पेज की फालतू थियरी है जो आपको मिस्किन नोट्स में मिल जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कि पाइथन में फ़ायदे और कमियां क्या हैं। मुझे टाइप कर लेने दीजिए। हाँ, अब पहले हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे। तो देखो, ये एकदम फ्री है भाई, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हर ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। और इसको इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो पाइथन से ही चालू करना चाहिए। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। अब लाइब्रेरी क्या होती है? देखो, लाइब्रेरीज का मतलब होता है कि पब्लिकली अवेलेबल मॉड्यूल जिसमें आप फंक्शंस उठा के अपना काम करवा सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है टर्टल लाइब्रेरी का। इससे हम लोग ग्राफिक्स दिखा सकते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल शेप्स और गेम्स। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट चीज़, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स क्या होता है? देखो, पाइथन का खुद का भी कोड है। हाँ, पाइथन सी और सी प्लस प्लस के ऊपर लिखा गया है, इसलिए उसके अंदर का कोड हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसको ही कहते हैं ओपन सोर्स। अब इसकी कमियां देखते हैं। तो देखो, पहले तो भाई, अरे भाई, पाइथन इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऐसा क्यों है? क्यों तो मुझे नहीं पता, बट ये वन ऑफ द स्लोएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अगर स्पीड चाहिए तो रस्ट और सी शार्प इज़ बेस्ट। नेक्स्ट चीज़, ये सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि इट इज़ नॉट गुड फॉर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस वेयर जावा शुड बी यूज्ड। ओके गाइस, एंड इसके बाद ओके, सो ये सब थियरी तो हो चुकी है बेसिकली। सो अब हम लोग कोडिंग करते हैं ये। सो देखो, पहले तो अपन वेरिएबल्स को समझते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल बनाना है तो ऐसे लिख दो, ये बन गया वेरिएबल। बट पहले तो वेरिएबल की रिटन डेफिनेशन रट लो। वेरिएबल्स, ठीक है, ये इसकी रिटन डेफिनेशन है, इसको रट लेंगे। अब देखो, वेरिएबल्स भी मैथ के वेरिएबल से मैच करते हैं, बट इनमें और भी कई चीज़ें हैं। देखो, पहले तो हम इनके अंदर नंबर्स तो लिख सकते हैं, बट हम लोग वेरिएबल का नाम कुछ बड़ा सा रख सकते हैं। ओ भाई भाई, हाँ, कुछ ऐसे बड़ी सी चीज़ रख सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, हेलो बाय।
अब वेरिएबल्स के 6 मेन डेटा टाइप हैं, उनमें से सिर्फ 3 को डिटेल में पढ़ाया गया है। मैं लिख के दे देता हूँ ये कौन से टाइप्स थे। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी। देखो क्लास 9 में सिर्फ इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग पढ़ाया गया है डिटेल में, एंड बाकी सारे कंटेनर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके गाइस, सो अब लोग इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इंटीजर वाली वेरिएबल्स की देखते हैं। तो x=4 ये एक इंटीजर वाला वेरिएबल है, मतलब कि बिना डेसिमल का नंबर, अ नंबर विदाउट ए डेसिमल। और फ्लोट की बात कर लेते हैं, तो नंबर विद डेसिमल हो गई, x=4.5। बट इसको फ्लोट बोलते क्यों है? क्योंकि इसका जो डॉट है या मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो फ्लोट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मैं इसको इंटू 10 करूँगा तो इसका डेसिमल फ्लोट करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर आखिरी मेन टाइप है स्ट्रिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट। इसको कैसे डिक्लेयर करते, मतलब इसको कैसे बनाते हैं? देखो हम लोग को कोई भी टेक्स्ट लिखना है, हाय, हेलो, गुड बाय, और उसकी दोनों साइड कुछ ऐसे कोट्स लगा देते हैं, तो इससे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बन जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या था? हाँ, अब देखो वेरिएबल्स के कुछ नेमिंग रूल्स भी रहते हैं। देखो पहले तो हम लोग ए टू जेड स्मॉल में यूज़ कर सकते हैं और ए टू जेड कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग 0 से 9 के नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग सिम्बॉल्स के नाम पे अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरे सिम्बॉल्स नहीं यूज़ कर सकते। एंड वेरिएबल्स के नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। और क्या था गाइस? हाँ, और हम लोग वेरिएबल्स के नाम कोई कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो पाइथन में स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, एंड और वगैरह वगैरह। तो इनके जो नाम हैं, प्रिंट, इनपुट, एंड और ये जो वर्ड्स हैं वो इन फंक्शंस के लिए रिजर्व रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको वेरिएबल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वरना एरर हो जाएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे कि city_1 = समथिंग। तो ये नाम सही है, बट अगर मैं 1_city लिख दूंगा तो ये इतना लाल हो गया है कि ये कभी कुछ नहीं मांगने वाला है। और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, बट हम लोग नंबर से नहीं कर सकते, जैसा अभी देखा ही था। एंड नेक्स्ट, हम लोग प्रिंट जैसे कोई कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। अभी तो ये काम कर रहा है, बट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो एक एरर दे देगा एम्बिगुइटी का। एंड नेक्स्ट चीज़ थी, हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। ये पूरा ग्रीन हो गया, मतलब ये काम ही नहीं करने वाले। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंट एंड इनपुट फंक्शंस। देखो भाई, अगर मैं अपना कोड एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कुछ तो खुल जाएगा, इसको टर्मिनल कहते हैं। अब ये तो फालतू चीज़ें हैं, बट हम लोग के कोड का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आता है, इसके बाद, इस लाइन के बाद। बट यहाँ पे तो कोई भी आउटपुट नहीं है, तो ये आउटपुट निकालेंगे कैसे? देखो कैसे निकालते हैं। पहले मैं इसको साइड में कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये क्या हो रहा है? हाँ, सो अगर हम लोग को कोई आउटपुट निकालना है तो उसके लिए हम लोग को प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड। हम लोग उसमें डायरेक्ट ऐसे स्ट्रिंग डाल के देखेंगे तो देखो ऐसा होता है। ओ माय गॉड ब्रो, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, सॉरी गाइस, थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, तो ये आउटपुट है।
इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, मान लो कि हमें सिटी 1 का नाम प्रिंट करना है, तो मैं सिटी 1 का नाम रख देता हूँ मुंबई। इसको प्रिंट करना है तो हम लोग को ऐसे city_1 को कोट्स में नहीं लिखना है, एक कोट्स हटा के डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और उसके अंदर टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो मुंबई आ गया ना, हेलो वर्ल्ड तो पहले ही था। इसके बाद अगर हम लोग को दो नंबर्स ऐड करके प्रिंट करने हैं, जैसे कि x = 3, y = 2, तो पहले हम लोग एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उस ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर x और y को प्लस कर देंगे एंड हम लोग ऐड वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। देखो 5 आ गया ना, 2 + 3 5 होता है। अब हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी प्लस करके प्रिंट कर सकते हैं, बट ये इसमें भूलने का रिस्क है, इसलिए आप लोग ऐसे ही कर लेना। ओके, बट देखो अगर मैं बार बार इधर कोड को बदल बदल के अपने इन एडिशन के जो नंबर्स हैं उनको बदलता रहूँगा, दिमाग ख़राब नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए इनपुट फंक्शन आता है। देखो इनपुट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग को वेरिएबल का नाम रखना है, फिर हम लोग को इनपुट लगाना है और ठीक है हो गया। हाँ, ब्रैकेट लगा के उसमें जो बीच में टेक्स्ट आएगा, जो स्ट्रिंग आएगा, वो हमारा मैसेज रहेगा। पहले ये इसको आउटपुट में लिखेगा और फिर देख, हाँ ये आउटपुट में एंटर अ नंबर बोल रहा है, ये मतलब ये मैसेज है। फिर मैं कोई इनपुट डालूँगा 4, तो ओ माय गॉड एक एरर आ गया। तो देखो एरर क्या कह रहे हैं, पहले तो मैं इसको भी इनपुट कर डाल देता हूँ, एंटर अनदर नंबर, है ना। देखो हम लोग डायरेक्ट इनपुट लेने के बाद इनमें प्लस माइनस का नाटक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो भाई, जब इनपुट हम लोग रिसीव करते हैं तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। अब हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रिंग को इंट और फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माय गॉड ब्रो क्या हो रहा है, हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट ये कैसे कर सकते हैं? देखो हम लोग को बहुत इजी है। इनपुट के आगे अगर हम लोग को इंटीजर में चाहिए तो इंट मतलब इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म रखना, और फिर जो भी आगे है उसकी दोनों साइड एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देना, तो ये हो गया इंट के फॉर्म में। और अगर हम लोग को फ्लोट के फॉर्म में चाहिए है तो फ्लोट लिखना और दोनों साइड फिर से ब्रैकेट लगा देना। वेरी इजी राइट। बस ये याद रखना कि हम लोग इंट को फ्लोट के साथ उसके ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको ऐड करना है दो नंबर्स को तो दोनों नंबर को इंट होना चाहिए। टेस्ट कर लेते हैं। तो हेलो वर्ल्ड मुंबई तो पहले ही सही था। मैं पहला नंबर 3 लिखता हूँ, दूसरा नंबर 5 लिखता हूँ, तो देखो 8 प्रिंट हो गया ना। और एक और चीज़, क्या तुम लोग को वेरिएबल और कोई ना कोई मैसेज साथ में प्रिंट करना है? तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज़, तो पहले ये प्रिंट करेगा सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ और फिर अगली लाइन में उनका एडिशन दिखा देगा। बट हम लोग को ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पहले ये दोनों अगली लाइन में आएंगे, अब सॉरी अलग अलग लाइंस में आएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि ये सेम लाइन में है। तो बहुत इजी है, बस बीच में कॉमा लगा दो। देखो एस बिफोर मैं कोई भी नंबर्स डाल देता हूँ 4 और 2, सो द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6। तो अगर सेम लाइन में तो अगर कोई मैसेज भी प्रिंट करना है और वेरिएबल भी प्रिंट करना है तो दोनों के बीच में कॉमा लगा दो, बस ऑर्डर सही रखना। ठीक है, फाइनली प्रिंट और इनपुट्स तो हो गए हैं। हाँ, अब हम देखते हैं पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब जो अभी मैंने जस्ट बताया था प्लस माइनस डिवाइड इनटू, बट उसके अलावा भी और है। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई के नंबर तो बने ही हैं, तो मैं उनके ऊपर क्या कहते हैं ऑपरेशन करने वाला हूँ। सो ऐड वाला मैंने अभी जस्ट दिखाया था, ऐड का सिंबल होता है x + y। फिर
माइनस वाला होता है एक्स डैश वाई, या फिर माइनस भी कह सकते हो। और फिर मल्टीप्लाई के लिए होता है एक्स स्टार वाई, ये स्टार को असली में एस्टरिस्क बोलते हैं। एंड डिवाइड के लिए होता है एक्स स्लैश वाई। इसके बाद एक्सपोनेंट के लिए होता है एक्स डबल स्टार वाई। एक्सपोनेंट मतलब कि पावर, तो एक्स अगर यहाँ पे लिखा है तो स्टार स्टार वाई उसकी पावर होगी। फिर इसके बाद फ्लोर डिवाइड मैं बताता हूँ क्या होता है। इसके लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं। फ्लोर डिवाइड से क्या होगा, ये नॉर्मल डिवीजन ही करेगा बट उसके बाद डेसिमल पॉइंट उड़ा देगा, मतलब जो भी डेसिमल के आगे उसको उड़ा देगा। जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 5/2 किया तो ये आ जाएगा 2.5, तो फ्लोर डिवाइड की मदद से ये 0.5 उड़ जाएगा और 2 ही बचेगा। इसके बाद क्या था, आई थिंक यही था। ओके हाँ, सो अब मैं इनको एक एक करके प्रिंट करूँगा। एंड पहले तो ऐड वाले को प्रिंट करेंगे, फिर माइनस वाले को प्रिंट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले को प्रिंट करेंगे, फिर डिवाइड वाले को प्रिंट करेंगे, फिर एक्सपोनेंट वाले को प्रिंट करेंगे, फिर हम लोग फाइनली फ्लोर डिवाइड वाले को प्रिंट करेंगे। वो सॉरी, ओके सो पहले तो एग्जीक्यूट करते हैं, इसको ऊपर ले आता हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड मुंबई कब से यही चल रहा है। फिर अब मैं कोई भी दो रैंडम नंबर्स लिख देता हूँ, तो पहले 5 और 2। अब देखो उनका सम पहले 7 आ गया, फिर माइनस करेंगे तो 5 - 2 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे तो 5/2 2.5 आ गया, फिर 5 to the power 2 करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, और फ्लोर डिवाइड करेंगे तो फिर 5/2 का 2.5 होता है और डेसिमल उड़ा देंगे तो 2 होता है। ओके सो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं ये सब पूरा उड़ा देता हूँ जो इसका भी कोई काम नहीं है। ओके अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी, नेक्स्ट चीज़ थी रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं पाइथन में, एंड और एंड नॉट। देखो इनको मैं अभी यूज़ करके नहीं दिखा सकता बट समझ लो कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अब देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है तो एंड वाला फाइनल आउटपुट में बोलेगा ट्रू। बट अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तब भी फॉल्स बोलेगा, दोनों ही फॉल्स हैं तब भी फॉल्स बोलेगा। ट्रू सिर्फ तभी बोलेगा जब दोनों साइड के ट्रू हों। इसके लिए ट्रूथ टेबल्स भी होती हैं, वो मिस के नोट्स में हैं व्हाट्सएप पे, फिर हम लोग देख लेते हैं। और इसके ट्रू के लिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब अगर दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स दिखाएगा। तो अगर दोनों ट्रू हैं और अगर कोई एक ही ट्रू है तो दोनों केसेस में ये ट्रू दिखाएगा। एंड फाइनली नॉट के लिए कुछ ऐसा लिखते हैं, ये बहुत सिंपल है, बस अगर ये ट्रू का अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो वो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ओके तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स तो हो गए। ओ सॉरी माय बैड गाइस, इसको कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। हाँ, और इसके बाद आते हैं पाइथन के रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स, आई एम वेरी सॉरी। तो देखो पहला रिलेशनल ऑपरेटर है हमारा इक्वल। इससे क्या चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड के वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं। मतलब वैल्यू से कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है और हम लोग दोनों साइड में स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि हेलो वाला स्ट्रिंग क्या टू इस वाली हेलो स्ट्रिंग की इक्वल है, तो अगर दोनों एकदम सेम है तो ऑफ कोर्स इक्वल है, तो ये इसका आएगा ट्रू। अब दूसरा वाला है हमारा रिलेशन ऑपरेटर ग्रेटर देन का सिंबल।
तो उसमें क्या होता है कि ये चेक करता है कि लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड वाले से छोटा है या नहीं। जैसे मैंने डाल दिया 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये ऑफ कोर्स ट्रू होगा। फिर दूसरा होता है ये वाला, समझ जाओ क्या है। फिर इसके बाद होता है ये वाला। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड के वैल्यूज़ अनइक्वल है या नहीं। मतलब कि अगर दोनों साइड की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, जैसे कि 1 अनइक्वल टू 3, तो ये तो ट्रू है, 1 3 के इक्वल नहीं है। फिर आखिरी के दो ऑपरेशन हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेसर देन इक्वल टू, कॉमन लगा देता हूँ। अब इनमें क्या होता है, देखो भाई ये एग्जैक्ट सेम है इन दोनों से, बस अगर दोनों साइड में इक्वल हुआ तब भी ट्रू ही होगा। जैसे कि अगर इसमें 5 ग्रेटर देन 5 लिखता तो ये फॉल्स हो जाता, बट अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता तो ट्रू हो जाता। ओके, और इसके बाद क्या आता है, एक सेकेंड गाइस देखता हूँ। ओके गाइस, अब हम लोग समझेंगे इफ़ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट्स। इन तीनों महाशय के दम पे पूरी प्रोग्रामिंग चलती है। सो ये देख लेते हैं क्या करते हैं। देखो इनका सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स मतलब कि लिखने का तरीका। पहले हम लोग लिखेंगे इफ़, फिर जो हमारा कंडीशन है, फिर हम लोग कोलन लगाएंगे और उसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख देंगे। अभी इसमें थोड़े एरर्स दिखा रहा है बट वो मैं अभी सही करता हूँ। फिर अगर हम लोग को अब देखो क्या होगा, अगर ये चेक करेगा कि जो कंडीशन 1 है अगर वो ट्रू हुआ तो इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा, बट अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा रखना है कि अगर ये वाला फॉल्स हुआ और ये एग्जीक्यूट ना हुआ तो कुछ और एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, तो उसके अलावा हम लोग एल्स यूज़ करते हैं। एल्स का भी सेम ही सिंटैक्स है। और अगर हम लोग को पहले कंडीशन के ट्रू होने पे कोई दूसरा कंडीशन, मतलब सॉरी पहले कंडीशन के फॉल्स होने पे कोई दूसरा कंडीशन चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग बीच में एलिफ लगा देते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि कंडीशन 1 ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा और आगे का ख़त्म हो जाएगा। और अगर ट्रू नहीं है तो आगे बढ़ेगा एलिफ वाले पे। अगर कंडीशन 2 ट्रू हुआ तो फिर वो कोड एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हुआ तो फिर वो फाइनली एल्स वाले पे आ जाएगा। और एल्स वाला हर हालत में एग्जीक्यूट होगा अगर सारे ऊपर वाले फॉल्स हो तो। ओके, और अब मैं इसको एक्चुअली यूज़ करके बताता हूँ। सो पहले कंडीशन रखते हैं कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। एक्स और वाई को हमने ऊपर इनपुट में लेके रखा है ये। हाँ, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई देन प्रिंट एक्स इज़ ग्रेटर देन, अरे भाई भाई भाई, हाँ, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। बट अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या इक्वल है। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो प्रिंट कर देगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई। एंड फाइनली अगर ये दोनों ऊपर के कंडीशन फॉल्स हुए तो एल्स में आ जाएगा कि प्रिंट वाई इज ग्रेटर देन, ओ भाई क्या हो रहा है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो देखो पहले चेक करेगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई है या नहीं। अगर है तो ये प्रिंट कर देगा। फिर अगर ये ऊपर का फॉल्स हुआ तो एलिफ वाले पे आएगा, वो चेक करेगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर इक्वल है तो फिर ये प्रिंट कर देगा। बट अगर इक्वल भी नहीं हुआ तो इसका मतलब कि लेस ही होगा, क्योंकि देखो अगर ग्रेटर नहीं है इक्वल भी नहीं है तो लेस ही होगा ना। वो ये एल्स पे आ जाएगा और प्रिंट करेगा वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो मैं टेस्ट करता हूँ। हेलो वर्ल्ड मुंबई अभी तक चल रहा है। तो पहले मैं डालूँगा 4, फिर 2, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 2। फिर से ट्राई करते हैं किसी और नंबर के साथ। सो दोनों साइड 3 लिख देते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। एंड फाइनली हम लोग करते हैं 2, एक सेकेंड, हाँ 2 और 4। सो वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स बिकॉज 4 इज़ ग्रेटर देन 2।
ठीक है इस तो ये तो काम कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे अरे ये क्या कर, हाँ इसके बाद क्या था। ओके गाइस, तो इसके बाद फॉर लूप्स आते हैं। ये भी कोडिंग के बहुत बड़े महाशय हैं, इनके दम पे भी बहुत कुछ होता है। देखो मान लो कि मुझे प्रिंट करना है, अरे भाई भाई, मान लो कि मुझे प्रिंट करना है हाय, और मुझे ये हज़ारों बार प्रिंट करना है, तो मैं हज़ारों बार तो ये लाइन लिखूंगा नहीं, मैटर हो जाएगा उसमें। तो इधर ही फॉर लूप आते हैं, फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। उप्स, हाँ, तो ये 10 बार हाई प्रिंट करेगा। बट ब्रो ये आई क्या है, ये रेंज क्या है, तो मैं ये बताता हूँ। देखो भाई, पहले तो आई को हम लोग आइटरेटर कहते हैं, इसका मैं अभी बताता हूँ। और रेंज एक फंक्शन है, सॉरी, range is a function using which we can generate a series of numbers। मतलब कि रेंज में पहले तो हम लोग को 3 नंबर्स देने पड़ते हैं, वो होते हैं स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप। देखो स्टार्ट वाले नंबर से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, फिर स्टॉप वाले नंबर के पहले एंड हो जाएगी। जैसे अगर मैंने 10 डाला तो फिर 9 पे रुक जाएगी, 11 डाला तो 10 पे रुक जाएगी। एंड फाइनली स्टॉप वाला सॉरी स्टेप वाला डिसाइड करता है कि हम लोग हाँ सीरीज़ में हर कदम पे कितना नंबर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो अगर मैंने 1 रखा है तो 0 1 2 3 4 5 6 होगा, और अगर मैंने 2 रखा है तो 0 2 4 6 8 ऐसा होगा, 3 रखा तो 3 0 3 6 9 12 ऐसा होगा। 12 नहीं होगा, 9 तक ही होगा क्योंकि ये 11 तक सीमित है। तो हम लोग ये टेस्ट करते हैं, पहले इसको मैं 1 पे सेट कर देता हूँ। तो पहले ये वाला जो रेंज का फंक्शन है ये हमारी सीरीज़ प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसी सीरीज़ बनाएगा, मतलब प्रिंट नहीं करेगा बस बनाएगा। प्रिंट करने के लिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, मतलब एक और वीडियो में नहीं, इधर ही बताऊँगा। तो पहले तो वो नंबर्स का लफड़ा कर लेते हैं। और ओके ये क्या हो गया, ओ सॉरी गाइस सॉरी, स्टॉप बीच में आता है, स्टेप आखिरी में आता है, सॉरी हाँ स्टेप आखिरी में आता है, ये याद रखना। ठीक है, तो वही नंबर्स का लफड़ा कर लेते हैं पहले। और ये देखो देखो, ये 10 बार हाई हो गया, 10 बार कितनी भी बार हो मैं नहीं जानता। अब देखो आई का क्या काम है, अगर मैं इधर लिख दूंगा प्रिंट आई, ये भी आई भी एक वेरिएबल ही है। तो देखो पहले तो नंबर्स का लफड़ा कर देते हैं। अब ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें पूरी सीरीज हम लोग की प्रिंट हो गई। तो बेसिकली आई इस रेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। पहले लूप पे आई की वैल्यू 1 सॉरी पहले लूप पे आई की वैल्यू 0 होगी, दूसरे लूप पे 1 होगी, तीसरे लूप पे 2 होगी, चौथे लूप पे 3 होगी, पाँचवें लूप पे 4 होगी, और ऐसे चलता जाएगा 10 तक। 11वें लूप पे ये 10 हो जाएगा। 11वां क्यों, 10वां क्यों नहीं, क्योंकि ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है। ओके गाइस, सो एक सेकेंड। ओके सो हम लोग का पाइथन हो तो गया है, बट अभी मुझे मेरे ऊपर पत्थर फेंकने से पहले ये सुन लो, मैं इधर प्रोग्राम्स बना रहा हूँ बहुत सारे। सो देखते जाना, मैं उनको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। तो पहले तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, टेक 2 इनपुट्स sorry take 2 numbers as an input and give their sum as an output। मतलब कि क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स को इनपुट में लो और उनका सम को आउटपुट में दिखाओ। सो इसके लिए हम लोग एक नंबर ले लेंगे, नंबर अंडरस्कोर 1, इसमें हम लोग को इनपुट लगाना पड़ेगा। इनपुट होगा एंटर द फर्स्ट नंबर एंड नंबर अंडरस्कोर 2 लगाना पड़ेगा। इनपुट
एंटर द सेकंड नंबर। बट मुझे लग रहा है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, इसलिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आप लोग को, सोच लो कि मैंने क्या भूल गया। इसी कोड में मैं कुछ तो भूला हूँ जो जितना अभी तक लिखा है। 5 4 3 2 1। मैंने यहाँ पे इंट नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं इंट और इसके आगे जो 2 ब्रैकेट लगते हैं दोनों साइड पे, अगर इसके बिना करता तो वो एरर बोलता कि आप स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, इनपुट नॉर्मली स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव होता है, फिर उसको उसके ऊपर ऑपरेशन करना है तो उसको इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मैं इनका सम बना लेता हूँ। सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, और मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट सम। ओके गाइस, तो ये टेस्ट कर लेते हैं। ये सबको भूल जाओ, उसको मत देखना, नीचे का देखो। सो एंटर द फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, क्या डालना चाहिए, 3 और 2, तो ऑफ कोर्स 5 ही आएगा आउटपुट। बट इधर मुझे थोड़ा टेक्स्ट लगा लेना चाहिए। सो सम, एक सेकेंड, सम ऑफ 2 नंबर्स इज, बीच में कॉमा मत भूलना। सो फिर से ट्राई करता हूँ, 3 और 2, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। ओके भाई, ये तो काम कर रहा है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या था, ट्रायंगल की एरिया निकालना। एग्ज़ाम में आई थिंक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की एरिया निकालने का आया था, बट ये इसमें थोड़ी ज़्यादा मज़ा आएगी। तो देखो, ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मतलब कि 1/2, मतलब कि 0.5। सो 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो पहले हम लोग ले लेते हैं बेस का इनपुट। ओ हाँ, इसमें एक इनपुट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ अरे भाई ऑफ अ ट्राइंगल एंड गिव एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा आउटपुट। ये है, मतलब कि हम लोग को इनपुट में बेस और एल्टीट्यूड लेना है ट्राइंगल का, और उसकी एरिया को आउटपुट करना है। तो बेस की वैल्यू होगा, मतलब बेस का इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, फिर एल्टीट्यूड, इनपुट एंटर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ओके, बट मैं फिर से एक ही चीज़ भूल गया, इधर एंट लगता है। प्लीज़ ये मत भूलना भाई, प्लीज़। एक मिनट, हाँ इधर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, अब ये स्ट्रिंग में आएगा तो इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग एरिया एक वेरिएबल में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ऊपर लिखा है 0.5 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये हो गई हमारी एरिया, और हम लोग प्रिंट कर देंगे द एरिया ऑफ योर ट्राइंगल इज़, कॉमा लगा के एरिया, कॉमा मत भूलना। और ये याद रखना कि एरिया के आसपास हम लोग को कोट नहीं लगाने, बट अगर मैसेज लिखना है तो कोट लगाने हैं। सो हम लोग बेस की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रख लेते हैं, और अल्टीट्यूड के ट्राइंगल 4 रख लेते हैं। तो इसकी क्या होगी एरिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सॉरी 6 यूनिट स्क्वायर। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 6.0 आ गया। और अगर आपको यहाँ पे यूनिट भी लगा दिखाना है तो एक और ब्रैकेट सॉरी एक और कॉमा लगाओ, और उसके आगे कोट्स में लिख दो यूनिट स्क्वायर। अब स्क्वायर का सिंबल मुझे नहीं आता, इसलिए मैं स्क्वायर वर्बल ही लिख रहा हूँ। सो 3 और 4 वापस लिखेंगे तो ये आ गया 6.0 यूनिट स्क्वायर, पहले नहीं आ रहा था। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम 2। अब हम लोग बनाते हैं तीसरा प्रोग्राम। ये क्या होगा, ओके, इसमें हम लोग 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू। मतलब कि हम लोग को 3 वैल्यू इनपुट के फॉर्म में लेने हैं, और उन तीनों को कंपेयर करके पता करना है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो पहले हम लोग तीनों नंबर्स के इनपुट ले लेते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर,
number 2 input, enter the second number, number 3 input, enter the अरे भाई पे थर्ड नंबर। ओके, बट मैं फिर से कुछ भूल गया। ओके, अब तो समझ ही गए होगे, इंट मत भूलना प्लीज़। ओके, अब ये इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग को ये चेक करना है कि पहले कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है या नहीं। तो पहले हम लोग डालेंगे इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। तो फिर इसके बाद हम लोग को और दो कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे, क्या नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर है या नहीं। तो अगर नंबर 2 से ग्रेटर है तो हम लोग चेक करेंगे कि नंबर 3 से ग्रेटर है या नहीं, और अगर उससे भी ग्रेटर हो तो ऑफ कोर्स बड़ा ही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। सो इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर, अरे ये मैंने उम्बरन क्या लिख दिया, सॉरी गाइस। हाँ, इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3 ऑल्सो, तो ये प्रिंट करेगा नंबर 1, ओ सॉरी कोड्स मत भूलना, नंबर 1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। बट अगर इसकी कोई दूसरी चीज़ हो गई, इज़ नंबर 1 नॉट ग्रेटर देन नंबर 3, तो प्रिंट करेगा कि इज़ नंबर 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। क्योंकि देखो, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो हाँ ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, और अगर नंबर 1 नंबर 3 से छोटा है तो इसका मतलब कि नंबर 3 दोनों नंबर से बड़ा है। ये थोड़ा समझने में अजीब है, बट मैं 3 कोई भी नंबर उठा लेता हूँ, 3 2 और 1। तो हमारा पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 2, आखिरी वाला तीसरा हो गया 1। हाँ, ये तो ये जो कोड चेक करेगा कि क्या नंबर 1 2 से ग्रेटर है, क्या 3 2 से ग्रेटर है, ऑफ कोर्स है। तो ये तो ट्रू हो गया। तो हम लोग अंदर का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये चेक करेगा क्या नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर है। अगर है तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर से ग्रेटर है पहला वाला, तो प्रिंट करेगा कि नंबर 1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, तो ये पहला कंडीशन तो ऑफ कोर्स ट्रू ही था कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। बट फिर ये दूसरा चेक करेगा कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, बट ये तो फॉल्स है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। तो ये अगली लाइन पे आ जाएगा कि बोलेगा कि नंबर 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि देख रहे हो ना ये नंबर 3 सबसे बड़ा ही तो है। ठीक है गाइस, तो इस वाले पार्ट में हम लोग ने चेक कर लिया कि क्या नंबर 1 ग्रेटेस्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो नंबर 3 ग्रेटेस्ट है। फिर हम लोग चेक करेंगे इज़ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3। अगर है तो हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा कि इज़ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1। अगर दोनों सही ग्रेटर है तो प्रिंट करेगा नंबर 2 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। बट एल्स अगर नहीं है तो प्रिंट कर देगा नंबर 1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब समझ जाओ क्यों भाई, इसको अब मेंटली चेक कर लेना कि ये कैसे कैसे होगा, फ्लू में कैसे कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, ये क्या हो गया। एंड आखिरी में हम लोग चेक करेंगे इफ़ नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 1। इफ़ नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 2, देन प्रिंट नंबर 3 is the greatest number, and else print number 2 is the greatest, अरे greatest greatest number। ओके, बट इधर मैं एक चीज़ भूल गया, 2 चीज़ें भूल गया एक्चुअली इस पूरी चीज़ में। क्या, देखो, हम लोग को इफ़ स्टेटमेंट्स हमेशा इस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले इफ़ और इफ़ एक ही बार आना चाहिए, उसके बाद जितने भी हैं वो एलिफ होने चाहिए, और आखिरी में हमेशा एल्स आना चाहिए। बट एल्स मैंने लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इधर काम आएगा ऑल नंबर्स आर इक्वल।
बट ये याद रखना कि अगर आपको एल्स वाले कंडीशन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ ठीक है, मेरी वाट लग जाती नहीं हो रहा होता तो। पहला नंबर हम लोग एंटर करेंगे, सबसे नीचे देखना, 3 2 1। नंबर 1 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सही है, ठीक है। फिर नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं, 2 3 1। नंबर 2 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इसके बाद ट्राई करते हैं 1 2 3। नंबर 3 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइनली ट्राई करते हैं 1 1 1। ऑल नंबर्स आर इक्वल। सो ये ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार सा था, क्योंकि हम लोग ने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर और भी इफ़ स्टेटमेंट घुसेड़ दिए। और ये हमेशा याद रखना कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वाले पार्ट को स्पेस के साथ लिखना पड़ता है, और अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसके अंदर डबल स्पेस छोड़ना पड़ता है। हाँ, मेरी आवाज़ सूख चुकी है, बट मैं रुकने नहीं वाला। देख रहे हो डेडिकेशन। हाँ, अब आखिरी 4th वाला है फैक्टोरियल निकालना। इसमें हम लोग फाइनली लूप्स यूज़ करेंगे, मजा आने वाली है। सो हम लोग इनपुट लेते हैं, वो सॉरी सॉरी हाँ, हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल का इनपुट। मैं बताऊंगा फैक्टोरियल होता क्या है। इंटर द फैक्टोरियल नंबर और इसको इंट में ही लेना है एज ऑलवेज। फैक्टोरियल होता क्या है? देखो, फैक्टोरियल का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, किसी नंबर के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 5 फैक्टोरियल मतलब 5 एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं ले रहा हूँ 4 का फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मतलब बेसिकली वो नंबर उठाएगा और उसके जितने भी छोटे वाले नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल। ये होता है 120, ये होता है 24। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? कोड के माध्यम से। इसके लिए हमको लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग एक रिज़ल्ट वाला वेरिएबल रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे और आई इन रेंज ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट होगा, 0 से मल्टीप्लाई मत करना। फिर ये स्टॉप कब होगा? फैक्टोरियल +1 पे। फैक्टोरियल +1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो, जो हमारा लूप था, रेंज का फंक्शन था, जैसे मैंने पहले बताया था, वो स्टॉप वाली वैल्यू के पहले एक नंबर पहले ही रुक जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा होता तो 9 पे रुक जाता। इसलिए अगर हम लोग को ने 5 का इनपुट डाला तो ये 4 पे नहीं रुकना चाहिए, 5 पे रुकना चाहिए। इसलिए हम लोग +1 करके 6 कर देंगे, तो ये 5 पे ही रुकेगा। ओके, तो ये देखो, रिजल्ट को हमेशा 1 पे सेट करना, क्योंकि अगर हम लोग 0 पे सेट करेंगे तो लूप में जाके करेगा इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। बट फिर दिक्कत क्या होगी? ये तो हमेशा 0 पे अटका है, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। इसलिए इसको हमेशा 1 पे सेट करना, वरना वैल्यू बढ़ ही नहीं पाएगी। तो मैंने सिंपल सा सॉल्यूशन कर लिया है, बस रिजल्ट इंटू इक्वल आई लिख देना। इससे क्या होता है, देखो, अगर हम लोग किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी और नंबर के साथ, तो हम लोग को यूजुअली ऐसे लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये रिज़ल्ट लेगा और उसको इंटू आई मल्टीप्लाई कर देगा। 1 मिनट रुक जाओ गाइस। ओके, आई एम बैक। मैं पानी पी रहा था। हाँ, तो देखो, अगर हम लोग को कोई भी नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है तो उसको ऐसे लिखना पड़ता है, रिजल्ट इंटू आई। तो इसका शॉर्टकट है कि हम लोग इक्वल्स के पहले ही वो इंटू का सिंबल लगा देंगे और आई लिख देंगे, तो रिज़ल्ट इंटू आई डायरेक्टली हो जाएगा। अब मुझे पता है थोड़े कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, इसको आप रट सकते हो। ओके, अब फाइनल हमारा प्रोग्राम होगा।
चूज़ अ रैंडम नंबर। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे, उससे बोलेंगे 1 से 10 तक का कोई भी नंबर लो, और 1 से 10 तक नंबर लेने के बाद 1 से 10 तक का नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, हाँ, फिर हम लोग एक रैंडम नंबर चूज़ कर लेंगे कोई भी, और उसकी इनपुट को कंपेयर करेंगे। अगर उसका सही निकला, मतलब उसने सही वैल्यू डाली थी, तो फिर बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड द राइट नंबर। और अगर नहीं गेस किया सही से, तो फिर लिख देंगे यू फेल्ड। तो इसके लिए ये सब करना पड़ेगा, आप इस पे ध्यान मत दो। तो हम लोग नंबर का इनपुट ले लेंगे, इनपुट guess a number between 0 to 10। ओके, एंड हम लोग रैंडम वाला नंबर ले लेंगे, रैंडम नंबर। ये इसके लिए हम लोग कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, इस पे आप मत ध्यान दो, बस रैंडम नंबर लिखा है वो ध्यान दो। अब देखो, इफ़ जो हमने नंबर इनपुट किया था इज इक्वल टू रैंडम नंबर देन प्रिंट congrats you got the right number एंड एल्स प्रिंट कर देंगे तू तू किसी काम का नहीं है। ओके, तो ये ट्राई करते हैं, गेस अ नंबर बिटवीन 0 to 10। तो मैं 3 गेस करूँगा। नो, ओके, इसमें एक और फीचर ऐड करता हूँ कि ये एक्चुअली हम लोग को पता है कि नंबर था क्या, रैंडम नंबर था। फिर हम लोग कॉमा लगाएंगे और उस रैंडम नंबर को प्रिंट कर देंगे। कांग्रेट्स, ओ शिट। हाँ, तो हम लोग 3 डालेंगे, तू किसी काम का नहीं है, रैंडम नंबर था 10। ओके, तो ये भी काम कर रहा है। बट देखो, अगर मुझे ये गेम से एडिक्शन हो गया, मुझे 1000 बार खेलना है, मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन दबाना पड़े। तो इसका इजी सोल्यूशन है फॉर लूप लगा दो जो 1000 बार चलेगा, क्योंकि मुझे 1000 बार खेलना है। तो उसको कैसे करेंगे, हम लोग ये पूरा कोड उठाएंगे, पहले तो उसमें स्पेस ऐड कर देंगे थोड़ा। ओ नो नो नो, सॉरी। हाँ, स्पेस ऐड किया, और हम लोग इधर ऊपर लूप लिख देंगे फॉर आई इन रेंज 0 पे स्टार्ट होगा, 1000 पे ख़त्म होगा, सॉरी 1 पे स्टार्ट होगा, 1001 पे ख़त्म होगा, क्योंकि 1000 के पहले ही रुक जाएगा, 1001 के पहले ही रुक जाएगा 1000 पे। तो स्टेप की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, बाई डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट होती है, इसलिए इसको हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोलन मत भूलना गाइस, प्लीज़ कोलन मत भूलना। और मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों ऐड किया कि जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, कोई भी फॉर लूप या इफ स्टेटमेंट के आगे के अंदर वाले पार्ट के लिए स्पेस लगाना पड़ता है। इससे ही पाइथन समझ पाता है कि ये इसके अंदर का पार्ट है, ये और किसी चीज़ का पार्ट नहीं है। टेस्ट कर लेते हैं, पहले मैं 3 गेस करूँगा। तू किसी काम का नहीं, रैंडम नंबर था 4, फिर से चलने लगा, क्यों, क्योंकि लूप चल रहा है। 3 ये देखो, कांग्रेट्स यू गॉट द राइट नंबर। ये मेरी तकनीक है कि जब तक सही ना हो जाए तब तक मैं 3 स्पैम करूँगा। ओके, इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि लगभग आपका पूरा जितना भी था वो इसी एक प्रोग्राम में हो गया। बस मैंने एंड और एंड नॉट नहीं दिखाया, सो मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ी बादाम खा रहा हूँ। ओके राइट,
तो हम लोग एंड और उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। टेक टू नंबर्स एज इनपुट्स एंड चेक इफ दे आर ग्रेटर और इक्वल और नाइदर, मतलब कि दोनों ही नहीं। तो x इज इक्वल टू, मतलब नहीं ऐसा मत, ऐसे नाम मत रखा कर, कन्फ्यूजन होता है। सो इंट input, enter first number underscore to and in ओके। और इसके बाद हाँ, इफ देखो, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू पता करने के लिए सिंपल सा था, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू सिंबल लगा दो। बट अभी समझाने के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। पहले हम लोग चेक करेंगे ये नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नहीं, और नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। तो प्रिंट नंबर 1 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2। अब इसमें होगा क्या, पहले चेक करेगा इज नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नहीं है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए फॉल्स लिख देता हूँ, क्योंकि मान लो कि फॉल्स था। फिर वो चेक करेगा इज नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, मान लो कि ये ट्रू हो गया। अभी के लिए लेकर दो, देखो और क्या करता है, वो दोनों साइड चेक करता है, और अगर किसी भी एक साइड में ट्रू हुआ तो फिर वो खुद भी ट्रू हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा ही ट्रू हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। बट अगर दोनों साइड फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, दोनों साइड ट्रू हुआ तो उसके बाद भी ट्रू ही होगा। एंड फाइनली एल्स प्रिंट नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो छोटा ही होगा। चेक कर लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 2, फिर सेकंड नंबर 3, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 एंड 2 नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2। हाँ ओके, अब ये सब तो हो गया है गाइस। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। क्या आपको ये सब कोड ट्राई करना है? क्या आपको ये सब अपना कोड लिख के कहीं एग्जीक्यूट करके देखना है? वेल, इसके लिए मैं एक वेबसाइट बताता हूँ। पहले तो मैं पॉज कर लेता हूँ ढूंढने के लिए। ओके सो हाँ, तो मैंने वेबसाइट तो ढूंढ ली है गाइस, तो मैं बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है programiz.com, जेड के साथ। इस पे जाने के बाद आप लोग को लर्न प्रोग्रामिंग फॉर फ्री दिखेगा, तो इसको इग्नोर करना, पाइथन पे जाना, फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाना, और ये आ गया आपका कंपाइलर। आप यहाँ पे अपना कोड लिख के टेस्ट कर सकते हो, और ये मोबाइल के क्रोम पे भी चल जाता है। कुछ गलत मत समझ लें। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यस हेलो वर्ल्ड हो गया। ओके, और एक बोनस चीज़ मैं प्ले टेक्स्ट भी दिखाऊंगा। ओके, 134 वर्ड्स पर मिनट। दुनिया का एवरेज 55 है। सो फाइनली ये मेरा पूरा वन शॉट था पाइथन का। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लंबा था, बट इसमें पूरा मैंने कवर कर लिया है। सो आई होप आपको पाइथन समझ जाए, और अगर नहीं समझी हो तो मुझे कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो डाउट।